हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। इसका ए पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिस पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को 1 मार्कर एंड 2 मार्कर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं 3 मार्कर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है 3 मार्कर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के साथ। कहते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए, अभी भी ना कई लोगों को प्रॉब्लम आती है बेटा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझने में। जब हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उसका मतलब होता है कि आपने ये पूरे जो रेजिस्टेंस इसमें दिए गए हैं ए और बी के बीच में उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। मतलब यू हैव टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो समझो कि हमें फाइंड करना क्या है। अब बात आ जाती है कि सर इसको फाइंड करेंगे कैसे। तो देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस केस में ये जो 6 वाला एंड 3 वाला है ये आपस में पैरेलल है। ये 4 एंड 12 वाला आपस में पैरेलल है। आप इनको पहले पैरेलल वालों को सॉल्व करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये वाला जो सेट है, कौन सा है, टॉकिंग अबाउट दिस सेट, और ये वाला जो सेट है आपका, ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं। तो अब बात आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, देखो टफ तो है नहीं है, मेन है कि आपको समझना है। तो देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि हमेशा एक जो पिक्चर आपकी है ना उसको दोबारा फिर से उसको बनाएं, और बनाने के बाद आप इनके जो नाम है वो डिफाइन कर दो। मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं समझाता हूं। जैसे ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका 6 ओम है ना, तो मैं इसको R1 डिफाइन कर देता हूं। नेक्स्ट आपका 3 ओम है, इसको R2 डिफाइन कर देता हूं। ये आपका 4 ओम वाला है, इसको R3, और ये 12 ओम वाला है, इसको मैं R4 डिफाइन कर देता हूं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है, आप प्रॉपर ना स्टेप्स लिख पाते हो इसके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कैसे की जाएगी, शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, therefore 1 by R parallel equal to 1 by R1 plus 1 by R2। जैसे आपने ये किया, आपके पास आएगा बेटा 1/6 प्लस 1/3। आपको पता है आपका जो एलसीएम है वो 6 बनेगा। 1 + 2 मतलब 3/6, और आरपी जो है वो आ जाएगी 6/3, दैट इज 2 ओम। ठीक है, आप ही मेरे भी 6 आ गई, सॉरी क्या आ गया, 2 ओम आ गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा कि सिंस R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, therefore 1 by RP dash equal to 1 by R3 plus 1 by R4। तो 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम में 12 ले लेता हूं। यहाँ पे आएगा 3 + 1, 4/12। सो आरपी डैश में रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो आपका आ जाएगा 12/4, आंसर इज 3 ओम। सो फाइनली आप ये करेंगे कि नाउ आरपी एंड आरपी डैश आर इन series, therefore R equivalent will be equal to RP plus RP dash। तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा, इनको डाल देते, ये 2 है, यहाँ पे 3 है आपका,
तो आंसर 5 ओम आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये वाले न्यूमेरिकल का आंसर देना था। तो ये दोनों आपके पैरेलल थे, इसको सॉल्व किया, ये दोनों आपके पैरेलल थे, इसको सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया और मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो हमें बस इसी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करना था। ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंजेस विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ वायर। तो इसका आंसर देखिए ये रहा। आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, वो मेरे वायर के लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और क्योंकि डिपेंड नहीं करता इसलिए थिकनेस कोई भी हो आपकी, आपके रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीकों से रीफ्रेश करके पूछा जाता है। तो प्लीज याद रखें कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है एंड इट विल इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द वायर। और इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट आता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन ए कंडक्टर इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की जब हम बात करते हैं, एक ही लॉ है जो इनको आपस में मिलाता है, वो है आपका ओम्स लॉ। तो पहला पार्ट वो कहता है नेम द लॉ, आंसर आ जाएगा ओम्स लॉ। कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑफ द कंडक्टर रिप्रेजेंट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वी आई ग्राफ बना रहा हूं आपका, तो जो वी है वो आपका वाई एक्सेस पे होना चाहिए और आई आपका एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। फिर जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर जब हम इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के लिए निकालते हैं चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। वैसे किसी को अगर अब तक याद नहीं है ये वाली बात तो मैं बता देता हूं। जो स्लोप है ना कभी भी ग्राफ का निकलता है तो वो वाई में क्या चेंज आया और एक्स में क्या चेंज आया इनको डिवाइड करके हमें मिलता है। सो अगर मैं कहता हूं चेंज इन वाई, तो वाई में तो वी है, तो मतलब है कि चेंज इन वी की बात हो रही है ऊपर। और चेंज इन एक्स का मतलब हुआ कि एक्स के अलोंग कौन है, आई, तो यहाँ पे चेंज इन आई हो गया। ओम्स लॉ कहता था कि वी हमारा आई आर के बराबर होता है, आर जो होगा वी बाय आई होगा। तो अगर वी में चेंज आ रहा है और आई में चेंज आ रहा है तो हमें वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। इसलिए हमारे सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो बन जाता है रेजिस्टेंस। तो सिंपल बहुत है, समझना है कि कैसे उसको किया जाएगा। नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर्स। अब कनेक्टिंग वायर्स बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल आपका कॉपर होता है, और आप भी जानते हो आपके घर के अंदर जो वायरिंग की गई है उसमें कॉपर की वायरिंग है। तो इसलिए ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। मेन बात क्या याद रखनी थी कि अगर वी आई ग्राफ है तो उसका स्लोप जो है वो होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, और स्लोप एक्चुअली में हमें क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बाकी प्रॉपर वे में आंसर देखना है तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप जाके इसको आराम से थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, ये कहते हैं कि व्हाट इज द ओमिक रेजिस्टर। तो जब कभी भी हम एक ओमिक रेजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसको ओमिक रेजिस्टर का नाम दिया गया। कहता है कि दो कॉपर वायर्स हैं, आर ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ दोनों की सेम है, बट वन इज थिकर एंड अदर क्या है, देन दी अदर, मतलब एक थोड़ी थिक वायर है और एक थोड़ी थिन वायर है। कहते हैं विच वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो बात सिर्फ ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो थिकनेस है उसके बारे में बताता है। मतलब ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो मतलब ज्यादा थिकनेस होगी। तो हम देख सकते हैं इस रिलेशन के अंदर कि जो रेजिस्टेंस है वो मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। सो देयरफॉर जो थिक वायर होगी हमारी, क्या है, थिक वायर जो होगी, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। थिक वायर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा ना। तो थिक वायर विल हैव लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर।
तो बस इस तरीके से आपने इस पार्ट का आंसर देना था। नेक्स्ट कहता है कि विच वायर विल हैव मोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात आपको बता दूं मैं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेसिकली रेजिस्टिविटी को ही कहा जाता है आपका। अब जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, और इसी वजह से अगर मैं दोनों वायर्स के बारे में बात करूं तो बोथ विल हैव द सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यही हुआ इस पार्ट का आंसर। बाकी आप प्रॉपर वे में ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। हाँ, मैंने यहाँ पे बी पार्ट नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ बी पार्ट के लिए, बोथ विल हैव सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पार्ट का आंसर देना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे दैट इज स्टेट ओम्स लॉ। A metal wire of resistance 6 ohm is stretched so that its length is increased to twice its original length. Calculate the new resistance. बहुत इजी है। सबसे पहले हम ohms law को स्टेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर ना आपको दो तीन बातें जो है एज ए कीवर्ड याद रखना है आपने। ठीक है, पहली बात तो ऑफ कोर्स जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। बट मेन बात यह है कि आपको ये लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट कि जो फिजिकल कंडीशंस है एंड जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो समझ लीजिए ये एक तरह से आपका कंडीशन है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, जब कभी भी आपको ओम्स लॉ पूछा जाएगा तो पूरी स्टेटमेंट के एंड में जरूर लिखना प्लीज कि जो फिजिकल कंडीशन है और जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो हमेशा सेम रहना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। राइट, अब हमें बात करनी है सेकंड पार्ट की। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ पहले वो पढ़ लेते हैं। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो मेरे पास एक वायर दी गई है। ठीक है, उस वायर का जो इनिशियल लेंथ है मान लेते L है, और उसका जो इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A मान लेते हैं, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस हमें दिया गया है वो हमारे पास है 6 ओम। ठीक है, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है रो एल बाय ए। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसका अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब उसने कहा है कि जो लेंथ है ना उसको हमने ट्वाइस इस ओरिजिनल लेंथ कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा जो एल न्यू है वो डबल है इनिशियल लेंथ के। ठीक है, तो लेंथ का डबल हो गया है। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसके ऊपर काफी हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं कि लेंथ जितने टाइम्स बढ़ता है उतने ही टाइम्स जो एरिया है वो आपका कम हो जाएगा। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि अगर मतलब वाइज वर्सा ऑल्सो, मतलब कि अगर आपका लेंथ कम हो रहा है जितने टाइम्स उतने टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ेगा। तो क्योंकि डबल ये बड़ा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने टाइम्स हो जाएगा कम। तो मतलब हो गया कि हमारा जो ए न्यू है वो हो जाएगा इसका हाफ। इसका हाफ मतलब ए का हाफ, दैट इज डिवाइड बाय 2। तो जब मैं आर न्यू फाइंड कर रहा हूं तो वो हो जाएगा रो, क्योंकि रो में रो जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा आपका, इसलिए रो वही का वही रहेगा। यहां आ जाएगा एल न्यू डिवाइड बाय ए न्यू। ठीक है, अब देखिए रो एल न्यू हो गया डबल ऑफ द लेंथ, ए न्यू हो गया आपका ए बाई 2, ये 2 आपका ऊपर जाएगा जिसकी वजह से रो इंटू 4L बाय ए आपके पास आ जाएगा। 4 में बाहर ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए वो है इनिशियल रेजिस्टेंस मेरी। तो 4 इंटू आर इनिशियल, मैं काम करता हूँ आपकी बस सुविधा के लिए मैं इनिशियल लिख देता हूँ, तो ये आर इनिशियल है मेरा। तो बस 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर मैं 6 ओम कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 24 ओम। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल V वर्सेस I ऑफ ए ओमिक रेजिस्टर। मैं ऑलरेडी आपको बना के अभी दिखा चुका हूं। हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर फ्रॉम द ग्राफ बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। व्हाट इज द नॉन ओमिक रेजिस्टर, वो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। बाकी सारे जो आंसर्स है यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप इजी होंगे, राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे ये इसकी, कहते हैं सब्सटेंस दैट the substance has nearly zero resistance at a temperature of 1 Kelvin
व्हाट इज सच अ सब्सटेंस कॉल्ड, उसको हम कहते हैं द सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा हम उसको, दैट इज सुपर कंडक्टर, ये है बेटा इसका नाम। स्टेट एनी टू वेज विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर। टू फैक्टर्स बोले ना, ये अभी बताया तो आपको, देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जब हम किसी के रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली में 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल की, वायर का मटेरियल क्या है। जब मटेरियल की बात करते हैं जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में ना, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑटोमेटिकली क्या है कि वो उसमें कंडक्शन ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस है वो अपने पॉइंट पर तेज तेज वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की मोशन में ना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तीसरा आपका लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी कर देते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और चौथा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इनवर्सली है आर के। तो मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो आर ज्यादा होगा। तो मैं इसलिए आपको चारों बता दें कि इनमें से कोई भी 2 फैक्टर आप लिख सकते हो। मैंने बस आपके लिए यहाँ पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दिया है, ये ज्यादा थोड़ा प्रूफ प्रूफ अच्छा लगता है तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। फिर आता है स्टेट ओम्स लॉ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद है डायग्रामेटिकली, देखो आप देख सकते हो ओम्स लॉ कितनी बार आया आपका, ओम्स लॉ, ओमिक रेजिस्टर, नॉन ओमिक रेजिस्टर, यही बस चीजें बार बार पूछी जाती है। हाँ, जब वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ करते हैं तो वहां पे आपको एक वो नहीं आता डायग्राम सा बन के आता है, सर्किट डायग्राम, बस ये उसी की बात है। तो ये बेटा आपका सर्किट डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, साइड में भी आपको स्टार्टिंग से बना देता हूँ ये कैसे बनाया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि हम एक सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये मेरी बैटरी है, बड़े वाले लेंथ को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा जाता है। फिर यहां से आपने पहले की को कनेक्ट किया, फिर आपने एक एमीटर लगाना है। जब एमीटर लगाएंगे तो याद रखना ये वाला पॉजिटिव रखना, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ द एमीटर ही पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ना रेजिस्टेंस लगा दो, पहले इजी वाला बताता हूँ, रेजिस्टेंस लगा दो। और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। याद रखना कि पॉजिटिव हमेशा इस साइड को लेना जो एक्चुअली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, फिर नेगेटिव दूसरा एंड है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। बात खत्म, थोड़ी सी चीज रहेगी। यहां पे पहले आप जिगजैग लगा देना और यहां ऊपर से एक वायर ऐसे टच करते हुए आपने नीचे लाके से कनेक्ट कर देना है और यहां पे आएगी एरो। ये एक्चुअली रियोस्टैट को रिप्रेजेंट करता है। रियोस्टैट का काम क्या होता है, रियोस्टैट का काम होता है कि आपके क्या नाम है, करंट की वैल्यू, मतलब बेसिकली पूरे सिस्टम के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करता है। और उसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक्चुअली में आपके करंट की वैल्यू को भी कम एंड ज्यादा करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, कहते हैं कि 3 रेजिस्टर्स हैं, दिख रहा है 6, 2 एंड 4 वाला, respectively are joined together as shown in the figure. The resistors are connected to the ammeter and to the cell 6 volt. The effective resistance of the cell current, ये मैंने आपको ऑलरेडी ना जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो बैक एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है। बाकी एक बार मैं फिर से अच्छे से करके दिखा देता हूँ, और अगर किसी को अभी भी डाउट लगता है कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, आ जाएगा। देखिए बेटा, बैटरी से करंट निकला आई, ये करंट आई यहां तक जाएगा, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं, जहां पे 2 वायर्स आपस में जुड़ी हैं उसको जंक्शन कहते हैं। अब यहां क्या होगा कि मेरे करंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा जो कि I1 है और एक हिस्सा I2 आपका इधर की तरफ जाएगा। अब जब ये I2 इधर जाएगा तो ये इस रेजिस्टेंस से जो होके जाएगा, प्लस फिर वो जब यहां जाएगा तो भी I2 ही जाएगा, और जब यहां आएगा और ऊपर से I1 नीचे आ रहा है आपका, तो यही I1 और ये I2 दोबारा मिलके क्या बनते हैं, आपके I बनते हैं। तो पहले तो ये सिस्टम को समझो। दूसरी बात, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका R3 और R2 से जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन होती है। तो मतलब ये हुआ कि R3 एंड R2 आर इन सीरीज, सो देयरफॉर हमारा R नेट जो है या RS जो आप कहना चाहो तो वो हो जाएगा बेटा R3 प्लस R2। तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। पहले तो ये समझो आप ध्यान से, ठीक है, ये आपका 6 ओम है। उसके बाद I1 और जो I2 है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो I1 नीचे जा रहा है और ये I2 जो इधर जा रहा है, क्योंकि 2 डिफरेंट आर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट है। तो आपको याद है ना मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो ना रेजिस्टेंसेस, तो इनकी वोल्टेज सेम होती है बट
इनमें जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होती है। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2। मतलब अगर मेरे पास दो ऐसे आर्म्स हैं जिनमें अलग अलग करंट्स हैं तो मतलब वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगे। तो इसको तो मैं ऑलरेडी सोल्व करके कर चुका हूं कि आंसर 6 है, और ये 6 इस वाले 6 के साथ क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, सिंस RS एंड R1 आर इन पैरेलल, ठीक है, 2008 में आया हुआ आपका ये पैरेलल है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/RS। तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 एंड RP यहाँ पे आपके पास 3 ओम आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था तो ये आंसर है, 3 ओम इसका आंसर है। हाँ, बाकी उसने पूछा है कि इसका करंट फाइंड करो, तो करंट हमें पता ही है बेटा क्या होता है, E/R। नेट हमेशा याद रखें, ये नेट करंट का फाइंड करने का तरीका है। तो EMF आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, और जो नेट करंट है आपका, नेट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 3 आ चुका है। ठीक है, 3 ओम। तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने इसका ऐसे आंसर देना था। आई होप आपको अच्छी तरह बेटा ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ए और बी में से आपके जितने भी 3 मार्कर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके न्यूमेरिकल्स हैं जो अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।